के इस नए गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है ना, वो इतिहास के उस सबसे रोमांचक दौर पर है जिसने असल में इंसान को इंसान बनाया। बिल्कुल, और ये एक ऐसा दौर है जिसे हम पाषाण काल या स्टोन एज के नाम से जानते हैं। हाँ, तो आज का ये विस्तृत अध्ययन बेहद दिलचस्प इतिहास व्याख्यान के नोट्स और तथ्यों पर आधारित है। और हमारा मिशन यहाँ सिर्फ कुछ पुरानी तिथियां या जगहों के नाम रटना बिल्कुल नहीं है। सही कहा, क्योंकि अक्सर इतिहास को बस तारीखों का पुलिंदा मान लिया जाता है, जो कि वो है नहीं। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक ऐसा जीव जो बस किसी तरह जंगली जानवरों से बचकर अपना पेट भरता था, उसने धीरे धीरे पहिया बनाया, खेती शुरू की और बस्तियां बसाईं। सीखने वालों के लिए ये सफर किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं होने वाला है। एकदम थ्रिलर। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये दौर केवल बेजान पत्थरों का नहीं था, बल्कि ये मानव मस्तिष्क के उस सबसे बड़े कह सकते हैं सॉफ्टवेयर अपग्रेड का दौर था जिसने आज की आधुनिक दुनिया की नींव रखी। और अगर हमें उस सॉफ्टवेयर अपग्रेड को समझना है ना, तो हमें समय के पहिए को बहुत पीछे घुमाना होगा। मतलब हम पुरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, जिसे पेलियोलिथिक एरा कहते हैं, जो कि 25 लाख साल पहले शुरू हुआ था, राइट? हाँ, 25 लाख साल से लेकर लगभग 12,000 ईसा पूर्व तक। देखिए, 25 लाख साल कोई छोटा समय नहीं होता। इस पूरी अवधि में आदि मानव का सिर्फ एक ही काम था, शिकार करना और खाना इकट्ठा करना। कोई खेती नहीं थी, कोई घर नहीं था। जीवन पूरी तरह से खाना बदोश था। सुबह उठो, शिकार की तलाश में निकलो, और अगर शिकार नहीं मिला तो भूखे सो जाओ। ये तो मतलब लगातार एक सर्वाइवल मोड में जीने जैसा हो गया। लेकिन एक बात सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि उस समय बड़े बड़े और खूंखार जंगली जानवर होते थे, जिन्हें शायद मेगाफोना कहा जाता है। हाँ, विशाल जानवर होते थे। और इंसान शारीरिक रूप से उनके सामने बहुत कमजोर था, तो वो शिकार करता कैसे था? जाहिर है उसे औजारों की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल सही सवाल है। और यहीं से मानव बुद्धि का वो कमाल दिखना शुरू होता है, जिसकी आपने शुरुआत में बात की। पुरा पाषाण काल के शुरुआती औजार बहुत ही साधारण थे, बड़े भद्दे और भारी पत्थर। इंसान ने देखा कि अगर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे जोर से मारा जाए तो वो टूटकर नुकीला हो जाता है। स्रोत सामग्री में इस औजार निर्माण की अलग अलग संस्कृतियों का बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है। जैसे कि कौन सी संस्कृतियां? जैसे अगर हम आज के पाकिस्तान वाले हिस्से को देखें, खासतौर पर पंजाब प्रांत की सोहन नदी घाटी को, तो वहां के आदि मानव एक खास तरह का औजार इस्तेमाल कर रहे थे। इसे आर्कियोलॉजिस्ट चॉपर चॉपिंग या पेबल संस्कृति कहते हैं। रुकिए, जब हम चॉपर कहते हैं तो क्या इसका मतलब आज के किसी धारदार चाकू जैसा है? दिमाग में तो कुछ वैसी ही छवि बनती है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पेबुल का मतलब है नदी के पानी में घिसकर गोल और चिकना हुआ कोई पत्थर। अच्छा। आदि मानव बस उस गोल पत्थर के एक सिरे को दूसरे पत्थर से टकराकर छील देता था, जिससे एक खुरदरी धार बन जाती थी। ये चॉपर था। इसका इस्तेमाल जानवरों की खाल उधेड़ने या हड्डियां तोड़ने के लिए किया जाता था। मतलब कोई बहुत फाइन टूल नहीं था, बस एक काम चलाऊ धारदार पत्थर। हाँ, काम चलाओ। और वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में जैसे मद्रास, मदुरै और अतिरपक्कम के इलाकों में हमें हैंडैक्स संस्कृति देखने को मिलती है। हैंडैक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी। तो क्या इसमें कोई लकड़ी का हत्था लगा होता था? दिलचस्प बात यही है कि इसमें कोई हत्था नहीं था। ये नाशपाती के आकार का एक पत्थर होता था, जिसे दोनों तरफ से छीलकर धारदार बनाया जाता था। आदि मानव इसे सीधे अपनी मुट्ठी में पकड़कर इस्तेमाल करता था, बिना किसी हैंडल के। बिल्कुल। और इसके अलावा उच्च पुरा पाषाण काल तक आते आते आंध्र प्रदेश के चित्तूर में ब्लेड एंड ब्यूरन संस्कृति भी मिलती है, जहां पत्थरों को पतले ब्लेड की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा था। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है ना, वो ये है कि इन औजारों की खोज कैसे हुई, क्योंकि स्रोत में वर्ष 1863 का एक जिक्र है। हाँ, 1863। ये वो समय था जब भारत में ब्रिटिश राज था। तो उस साल ऐसा क्या हुआ था? ये पुरातत्व के नजरिए से एक बहुत बड़ी घटना थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के एक ब्रिटिश भूविज्ञानी थे। वे दक्षिण भारत में तमिलनाडु के पल्लवरम नाम की जगह पे खुदाई कर रहे थे। वहां अचानक उन्हें एक ऐसा पत्थर मिला जो प्राकृतिक रूप से वैसा नहीं हो सकता था। उस पर जानबूझकर चोट किए जाने के निशान थे। वो भारत में खोजा गया पहला पुरा पाषाण उपकरण था। मतलब उस एक पत्थर ने इतिहास के पन्ने खोल दिए। बिल्कुल।
रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही भारत को इसके इतने पुराने इतिहास से पहली बार रूबरू कराया। और पल्लवरम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां बाद में शवों को दफनाए जाने के यानी एक समाधि स्थल के साक्षी भी मिले। ये वाकई कमाल की बात है कि जमीन के नीचे दबे एक पत्थर ने पूरी कहानी बता दी। लेकिन अगर 25 लाख साल तक इंसान सिर्फ बड़े पत्थरों से ही खेल रहा था तो फिर बदलाव कब आया? बदलाव आया मध्य पाषाण काल में, जिसे मेसोलिथिक एरा कहते हैं। ये 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का समय था। इस दौर में औजारों में एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलता है। इंसान ने समझ लिया कि बड़े पत्थर लेकर भागना और उनसे सटीक निशाना लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसने पत्थरों के छोटे लेकिन बेहद तेज और धारदार हथियार बनाने शुरू किए। इन छोटे औजारों को माइक्रोलिथ या लघु उपकरण कहा जाता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे पहले के जमाने में कमरे के आकार के भारी भरकम कंप्यूटर होते थे जिन्हें हिलाना भी मुश्किल था, और फिर धीरे धीरे तकनीक विकसित हुई और आज हमारे हाथों में छोटे, हल्के और बेहद शक्तिशाली स्मार्टफोन आ गए। ये एनालॉजी इसे समझने के लिए एकदम सटीक है। पत्थरों के बड़े चॉपर से छोटे और सटीक माइक्रोलिथ्स तक का सफर मानव बुद्धि का एक बहुत बड़ा तकनीकी विकास था। एकदम। और ये माइक्रोलिथ्स इतने छोटे होते थे कि उन्हें लकड़ी या हड्डी के सिरों पर चिपकाकर तीर या भाले की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। इससे दूर से शिकार करना आसान हो गया। इंसान को जानवर के एकदम करीब नहीं जाना पड़ता था। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंसान लगातार अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ शिकार को आसान बनाने की बात हुई ना। इसके बाद तो इतिहास में एक ऐसा भूचाल आता है जिसने इंसान को इंसान से एक समाज में बदल दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं नवपाषाण क्रांति की, यानी न्यूलिथिक रेवोल्यूशन की। नवपाषाण काल वो टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरी मानव सभ्यता की दिशा ही बदल कर रख दी। ये वो दौर था जब आग का नियमित इस्तेमाल शुरू हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ और सबसे बड़ी बात, खेती की शुरुआत हुई। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो इंसान लाखों सालों से सिर्फ जानवरों के पीछे भाग रहा था, उसे अचानक एक जगह रुककर बीज बोने और खेती करने की सूझी कैसे? क्या अम्मू शिकार खत्म हो गया था? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसका सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है। अच्छा। हुआ ये कि हिमयुग यानी आइस एज खत्म हो रहा था। धरती का तापमान थोड़ा गर्म हुआ, जिससे घास के मैदान फैलने लगे। इन घासों में कुछ ऐसे जंगली पौधे भी थे जिनके बीजों को खाया जा सकता था। इंसान ने देखा कि जो बीज जमीन पर गिरते हैं वहां से नया पौधा उगाता है। मतलब ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये सैकड़ों सालों के अवलोकन का नतीजा था। और जब उसने खुद बीज बोना शुरू किया तो उसे अपनी फसल की रखवाली के लिए एक ही जगह पर टिक कर रहना पड़ा, और यहीं से स्थायी बस्तियों का जन्म हुआ। और बस्तियों की बात करें तो स्रोत सामग्री में मेहरगढ़ का जिक्र बहुत प्रमुखता से है। ये जगह खेती और घर बनाने के इतिहास में इतनी खास क्यों है? मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी घाटी के पास स्थित है। इसे शुरुआती मानव की पहली व्यवस्थित कॉलोनियों में से एक माना जा सकता है। वहां की खुदाई में कच्ची ईंटों से बने आयताकार मकानों के साक्ष्य मिले हैं। आयताकार मकान? हाँ, मतलब ये कोई प्राकृतिक गुफा नहीं थी, ये इंसान का अपने हाथों से बनाया हुआ घर था। बाकायदा दीवारें खड़ी करके एक कमरा बनाना, ये तो वास्तुकला की शुरुआत हो गई। और शायद खेती का सबसे बड़ा केंद्र भी मेहरगढ़ ही था। जी हाँ, मेहरगढ़ से हमें खेती के बहुत ही स्पष्ट और प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। और ये जानना हमेशा बहुत रोचक होता है कि इंसान ने सबसे पहले क्या उगाया। सबसे पहले क्या उगाया? सबसे पहले उगाया जाने वाला अनाज जौ था। इसके बाद मेहरगढ़ से ही गेहूं उगाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया में सबसे पहले कपास यानी कॉटन उगाने का श्रेय भी इसी मेहरगढ़ के लोगों को जाता है। कपास की खेती, इसका मतलब वे लोग सिर्फ खाने का इंतजाम नहीं कर रहे थे, बल्कि कपड़ों के बारे में भी सोचना शुरू कर चुके थे। अब यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। क्या? जब इंसान जौ और गेहूं जैसी फसलें बड़ी मात्रा में उगाने लगा तो उस अनाज को हाथ में तो वो पकड़ के रखा नहीं जा सकता। उसे सुरक्षित रखने के लिए किसी चीज की जरूरत तो पड़ी होगी। और यही वो जरूरत थी जिसने एक और बड़े आविष्कार को जन्म दिया, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन। बर्तन। जब खेती हुई तो अनाज को नमी और चूहों से बचाने के लिए और पका हुआ खाना रखने के लिए बर्तनों की जरूरत महसूस हुई। नवपाषाण काल में लोगों ने मिट्टी को गूंथकर बर्तन बनाना और उन्हें आग में पकाना सीख लिया था। मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य भारत में कहाँ से मिलते हैं? स्रोत में एक नदी घाटी का जिक्र है
जो नाम में बलूचिस्तान वाली बोलन नदी से काफी मिलती जुलती है। हाँ, ये याद रखने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। बलूचिस्तान का मेहरगढ़ बोलन नदी घाटी में है, जबकि मिट्टी के बर्तनों का सबसे प्राचीन साक्ष्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, उसकी मेजा तहसील में स्थित बेलन नदी घाटी से मिला है। बेलन नदी घाटी, बोलन और बेलन। जी, उस जगह का नाम है चौपानी मांडो। इसकी खोज बीबी मिश्रा जी ने की थी। चौपानी मांडो सिर्फ बर्तनों के लिए ही नहीं, बल्कि वहां मिलने वाली गोलाकार झोंपड़ियों के साक्ष्यों के लिए भी जाना जाता है। तो अब हमारे पास घर है, खेती है, कपड़े के लिए कपास है और अनाज रखने के लिए बर्तन है। लेकिन इस पूरी कहानी में ना एक किरदार की कमी लग रही है। किसकी? अक्सर ये सवाल मन में आता है कि इंसान का पहला पालतू दोस्त कौन था। इसका जवाब लगभग हर कोई जानता है कि कुत्ता था। लेकिन क्या ये दोस्ती नवपाषाण काल में खेती के साथ शुरू हुई थी? असल में नहीं। यहां पर हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पशुपालन की शुरुआत खेती से पहले ही हो चुकी थी। मध्यपाषाण काल में ही इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ओ, तो मतलब मध्यपाषाण काल से ही। हाँ, ऐसा माना जाता है कि जब इंसान शिकार करके लाता था और बची हुई हड्डियां या मांस अपने कैंप के आसपास फेंक देता था, तो जंगली भेड़िए या कुत्ते उस भोजन के लालच में इंसानों के करीब आने लगे। धीरे धीरे सबसे कम आक्रामक कुत्तों ने इंसानों के साथ एक सहजीवन बना लिया। वे शिकार में मदद करते थे और रात में कैंप की रखवाली करते थे। भारत में इस पशुपालन के शुरुआती सबूत कहाँ से मिलते हैं? भारत में पशुपालन का सबसे शुरुआती साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित आदमगढ़ से मिलता है। यहाँ की गुफाओं और रॉक शेल्टर्स में रहने वाले लोगों ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। आदमगढ़ और स्रोत सामग्री के अनुसार इन साक्ष्यों की खोज किसने की थी? उनका नाम था मनोरंजन घोष। हाँ, मनोरंजन घोष। ये नाम वाकई ऐसा है कि इसे याद रखना किसी के लिए भी काफी मनोरंजक हो सकता है। आदमगढ़ में उन्होंने 18 आश्रय स्थलों की खोज की थी, जो बताता है कि ये काफी सक्रिय इलाका रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन जब हम मानव और पशु के इस रिश्ते की गहराई को समझना चाहते हैं तो एक और स्थान का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, और वो जगह है कश्मीर का बुर्जहोम। बुर्जहोम की कहानी बाकी सभी जगहों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कश्मीर की सर्दियां तो आज भी बहुत कड़ाके की होती हैं। उस समय के इंसान बिना हीटर या आधुनिक कपड़ों के वहां कैसे सरवाइव करते होंगे? यही तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। बर्फीली हवाओं और जानलेवा ठंड से बचने के लिए बुर्जहोम के लोगों ने जमीन के ऊपर घर बनाने की बजाय जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर अपने घर बनाए। जमीन के अंदर? हाँ, इन्हें गर्त आवास या पिट ड्वेलिंग्स कहा जाता है। जमीन के नीचे का तापमान बाहर की तुलना में थोड़ा गर्म रहता है। सोचिए, केवल पत्थर के औजारों से इतनी गहरी और चौड़ी जमीन खोदना कितना मुश्किल काम रहा होगा। वाकई, ये उनके संघर्ष और जीने की इच्छा को दिखाता है। लेकिन बुर्जहोम को जो चीज सबसे खास बनाती है, वो उनके घर नहीं बल्कि उनकी कब्रें हैं। सही कहा। बुर्जहोम की खुदाई में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो सीधे भावनाओं से जुड़ते हैं। वहां इंसानों की कब्रों में इंसान के कंकाल के ठीक साथ उनके पालतू कुत्तों के कंकाल भी मिले हैं। उन्हें एक साथ दफनाया गया था? जी, उन्हें एक साथ दफनाया गया था। ये तथ्य सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। एक इंसान के मरने के बाद उसके कुत्तों को भी उसी के साथ दफना देना? जी, ये दर्शाता है कि मानव और पशु का यह जुड़ाव सिर्फ शिकार में मदद लेने या पहरेदारी तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत गहरा भावनात्मक रिश्ता बन चुका था। वे शायद यह मानते होंगे कि मौत के बाद के सफर में भी वो कुत्ता अपने मालिक के साथ रहेगा। ये परलौकिक जीवन में विश्वास का भी एक बहुत बड़ा सबूत है। और भावनाओं की बात निकली है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे पूर्वज सिर्फ भौतिक जरूरतों तक सीमित नहीं थे। वे अपने आसपास की दुनिया को महसूस कर रहे थे और उसे व्यक्त भी कर रहे थे। यहीं से प्रागैतिहासिक कला का जन्म होता है। और कला का जिक्र हो तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाओं का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन ये गुफाएं सिर्फ कोई आर्ट गैलरी नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। भीमबेटका वास्तव में आवासीय गुफाएं थीं, यानी आदिमानव वहां दिन रात रहता था। ये उनका घर था। और अपने खाली समय में या शायद किसी अनुष्ठान के हिस्से के रूप में वे गुफा की खुरदुरी दीवारों पर चित्र बनाते थे। उन्होंने शिकार के दृश्य, जानवरों के चित्र और समूह में नाचते हुए इंसानों के चित्रों केरे हैं। और इनकी खोज किसने की थी? इन गुफाओं की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। ये इस बात का प्रमाण है कि आदि मानव के अंदर एक कहानीकार, एक कलाकार जन्म ले चुका था।
लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता है कि कौन सी हड्डी या कौन सा चित्र कितना पुराना है। इस पे कोई एक्सपायरी डेट तो लिखी नहीं होती। इसके लिए विज्ञान हमारी मदद करता है। किसी भी जीवाश्म यानी फॉसिल जो कभी जिंदा था, जैसे हड्डी, लकड़ी या अनाज, उसकी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन 14 या C14 डेटिंग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन 14? जी, इसे ऐसे समझे कि हर जीवित चीज के अंदर कार्बन का एक खास रूप होता है। जब वो जीव मर जाता है तो वो कार्बन एक निश्चित गति से कम होने लगता है, जैसे किसी बैटरी का धीरे धीरे डिस्चार्ज होना। वैज्ञानिक बस ये मापते हैं कि उस चीज में कितना कार्बन 14 बचा है और उससे उसकी सटीक उम्र का पता चल जाता है। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। लेकिन अगर किसी पुरानी चट्टान या खुद पृथ्वी की उम्र निकालनी हो जिनमें कभी जान नहीं थी, तब क्या करते हैं? कार्बन डेटिंग सिर्फ हजारों साल पुरानी चीजों पे काम करती है, और वो भी केवल जैविक चीजों पर। जब बात लाखों करोड़ों साल पुरानी चट्टानों या पृथ्वी की आयु की आती है, तब यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग? हाँ, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो बहुत धीमी गति से सीसे में यानी लेड में बदलता है। इस बदलाव की दर को मापकर करोड़ों साल पुरानी चट्टानों का समय तय किया जाता है। उम्र और समय की बात चली रही है तो स्रोत सामग्री में आधुनिक मानव के पूर्वजों को लेकर भी एक बहुत ही गहरी चर्चा है। वैज्ञानिक भाषा में तो हम खुद को होमो सेपियंस कहते हैं, जिसका मतलब है बुद्धिमान मानव। लेकिन हमारे असल पूर्वज कौन थे? इस पर विद्वानों के बीच हमेशा एक दिलचस्प बहस रही है। स्रोत के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में मिले क्रो-मैग्नन मानव को आधुनिक मानव का सबसे करीबी पूर्वज माना जाता है। क्रो-मैग्नन शारीरिक रूप से आज के इंसान के काफी करीब थे। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उनका नाम भी तो आता है। हाँ, मानव विकास की इस सीढ़ी में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब है दक्षिणी वानर। ये वो पहला पूर्वज था जिसने पेड़ों से उतरकर सीधे 2 पैरों पर चलना शुरू किया था। इसी ने होमो सैपियंस तक का रास्ता तय किया। और भारत के संदर्भ में? अगर हम भारत की बात करें तो नर्मदा नदी घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है, जो बताता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी मानव विकास की कहानी बहुत पुरानी है। अब जब इंसान इतना समझदार हो गया तो जाहिर है कि वो सिर्फ पत्थर और लकड़ी तक सीमित नहीं रहने वाला था। मानव इतिहास में एक नया अध्याय तब जुड़ा जब उसने धातुओं की खोज की। इसे हम ताम्र पाषाण युग कहते हैं, यानी पत्थरों और तांबे का मिलाजुला दौर। बिल्कुल। ये शायद पहली बार था जब इंसान ने किसी पत्थर को आग में पिघलाकर उससे नई चीजें बनाना सीखा। तांबे की खोज ने तो एक नई क्रांति ही ला दी थी। इंसान सिर्फ औजार नहीं बना रहा था, बल्कि अब समाज में एक तरह का सौंदर्य बोध भी विकसित हो रहा था। ताम्र पाषाण युग की स्त्रियां आभूषण पहनने लगी थीं। आभूषण किन चीजों के? वे मुख्य रूप से कांसे से बने आभूषण पहनती थीं। इसके अलावा हड्डियों और सींगों को तराश कर भी आभूषण बनाए जाते थे, जिन्हें मन का कहा जाता था। ये दिखाता है कि समाज में अब सिर्फ जीवित रहने की जद्दोजहद नहीं थी, बल्कि खुद को सजाने और कलात्मक दिखने की चाहत भी पैदा हो गई थी। लेकिन तांबा और कांसा काफी नरम धातुएं होती हैं। इनसे जंगल काटना या जमीन को गहराई तक जोतना इतना आसान तो नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मानव सभ्यता की गाड़ी ने असली रफ्तार तब पकड़ी जब एक बहुत ही मजबूत धातु की खोज हुई, लोहा। लोहे की खोज ने सचमुच दुनिया का भूगोल और इतिहास दोनों बदल दिए। भारत में लोहे के उपयोग का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक प्रमाण उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से मिलता है। अतरंजी खेड़ा? जी, ये स्थान काली नदी के पास स्थित है और इस महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो अतरंजी खेड़ा में मिले इस लोहे ने असल में क्या बदलाव किया? समाज पर इसका क्या असर हुआ? और उपजाऊ जमीनें मिलने लगी। लोहे के फाले वाले हलों ने जमीन की गहरी जुताई संभव कर दी, जिससे फसल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। अधिशेष उत्पादन यानी सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हुआ, जिसने व्यापार, बाजार और आगे चलकर बड़े साम्राज्यों की नींव रखी। अब अगर इस पूरी चर्चा को एक साथ समेटकर देखा जाए तो ये सफर कितना अद्भुत लगता है। नर्मदा नदी घाटी और आदमगढ़ में मिले पहले मानव साक्ष्यों से कहानी शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 25 लाख सालों तक सिर्फ चॉपर और हैंडेक्स जैसे बड़े पत्थरों से जानवरों का शिकार कर रहा था। फिर उसने तकनीक बदली। हाँ, माइक्रोलिथ जैसे छोटे और धारदार औजार बनाए। मध्य पाषाण काल में उसने भेड़ियों को अपने करीब आने दिया और सबसे पहले कुत्ते को अपना दोस्त बनाया। और फिर वो महान नवपाषाण क्रांति आई। बिल्कुल,
जहां उसमें खानाबदोश जीवन छोड़कर मेहरगढ़ में कच्ची ईंटों के घर बनाए, जौ और कपास की खेती की, बेलन नदी घाटी के चौपानी मांडों में अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के बर्तन गढ़े, और कश्मीर के बुर्जहोम में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर गड्ढे खोदे, और अपने उसी पालतू कुत्ते को अपने साथ कब्र में जगह दी, और अंततः भीमबेटका की दीवारों पर अपनी कहानियां उकेरी और तांबे से लेकर लोहे तक का सफर तय किया। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? कि हम आज जिस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, जहां हमारे पास गगनचुंबी इमारतें हैं, इंटरनेट है और हर सुख सुविधा मौजूद है, क्या वो सब हवा में बन गया? आज की आधुनिक कृषि का आधार मेहरगढ़ के उस पहले किसान ने रखा था। सही बात है। हमारे आज के डिजाइनर घरों की शुरुआत बुर्जहोम के उन गर्त आवासों और मेहरगढ़ की उन ईंटों से हुई थी। हमारी कला की जड़ें भीमबेटका में हैं। सीखने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि ज्ञान तभी वास्तव में मूल्यवान होता है जब हम इस बात को गहराई से समझें कि हमारी इन सभी उपलब्धियों की शुरुआत आखिर कहाँ से और किन मुश्किलों के बीच हुई थी। क्या बात है! ये पूरा अध्ययन किसी टाइम मशीन में बैठकर अतीत को साक्षात देखने जैसा रहा है। आज हम विज्ञान की मदद से बहुत कुछ जान चुके हैं। हम आज उनके बनाए हुए पत्थर के उन धारदार माइक्रोलिथ औजारों को म्यूजियम में देख सकते हैं। भीमबेटका की अंधेरी गुफाओं में जाकर उनके बनाए गए शिकार के चित्र देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। कार्बन डेटिंग से उनकी हड्डियों की सटीक उम्र निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि बुर्जहोम की कब्रों में पड़े उनके कुत्तों के कंकाल देखकर उनकी भावनाओं का अंदाजा भी लगा सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज है जो कभी किसी खुदाई में नहीं मिलेगी। ये सोचना दिलचस्प है कि जब वो आदि मानव रात के घने अंधेरे में खूंखार जानवरों के डर के बीच पहली बार जलाई गई उस सुरक्षित आग के चारों ओर इकट्ठा होकर बैठते होंगे, तो वे एक दूसरे को क्या कहानियां सुनाते होंगे। हाँ। जब वे आग की लपटों को नाचते हुए देखते होंगे तो उनके हाव-भाव कैसे होते होंगे। उनकी वो पहली भाषा कैसी रही होगी जिसमें उन्होंने अपने दिन भर के शिकार का अनुभव या अपने किसी साथी को खोने का दुख साझा किया होगा। ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जो शायद उन पत्थरों और राख के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दफन है। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। और इसी रहस्यमयी लेकिन बेहद खूबसूरत विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विस्तृत अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतिहास के इस सबसे रोमांचक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में, जहां हम ऐसे ही कुछ और नए और अनसुलझे रहस्यों को एक साथ खोलेंगे। सुरक्षित रहें और सीखते रहें।